से नॉर्मली इससे एक ही नंबर का आना है, ज्यादा इसलिए परेशान करने वाली बात यहां पर है नहीं। तो उसी के नीचे अब लिख लेना, जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे लिख लेना, ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कैन इन्वॉल्व any two currencies but mostly in US डॉलर। भाई अगर हम लोग एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हमने ये बोला था कि दो डिफरेंट करेंसी का होना जरूरी है, यही बोला था ना, दो डिफरेंट कंट्री के करेंसी का होना जरूरी है। और नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं, मोस्टली जो बात करते हैं वो किस में बात करते हैं बेटा, यूएस डॉलर के अंतर्गत। इज इन्वॉल्व्ड even through it is not the national currency of either of the country। देखो अब ऐसा हो सकता है कि भाई मान लीजिए इंडिया और रसिया जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है, अब रसिया का तो डॉलर है नहीं, इंडिया का भी डॉलर है नहीं, लेकिन जो दोनों ट्रांजैक्शंस करेंगे वो किस रूप में करेंगे, डॉलर के रूप में। दोनों जो हम लोग, आपको बताया था ना कि मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं, तो यही मोस्ट कॉमन यूज होने वाला जो है एक बीच का रास्ता निकाला ना, इसी को तो व्हीकल करेंसी कहते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग। तो लिखिएगा, हमने क्या लिखा कि इवन थ्रू इट इज नॉट द नेशनल करेंसी आइदर ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का वो हमारा करेंसी नहीं है। 10 यूएस डॉलर इज कॉल्ड व्हीकल करेंसी। तो इसलिए यूएस डॉलर को किस नाम से जानेंगे बेटा, व्हीकल करेंसी के नाम से। यहीं पर हमने छोड़ा था पिछली क्लास, ठीक वाह। इसका मतलब लगता है पढ़ के आया है, था ना, उसी टॉपिक के सबसे नीचे में था ना ये बात। हम ऐसे ही बीच में ही छोड़ा करेंगे ना, ताकि दिखे कि पढ़ के आए हो या नहीं है। और बाकी ईमानदारी से बताना घर पर किस किस ने इस टॉपिक को पढ़ा था, मैंने बोला था पढ़ने के लिए। कौन कौन हाथ उठा रहे भाई, दिख नहीं रहा, एक बस, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे क्योंकि पैरेलल रखा ना, यहां तक हाथ उठाया। अच्छा सर दर्द कर रहा है, नहीं पढ़ा था, नहीं, गलत बात है। अगर बोल रहा हूं पढ़ने के लिए तो जरूरी है। अब जो है ना, मैं आते समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये बच्चे आज नए आए हैं, मैं चाहता तो इनको नीचे भी बैठवा के अलग में पढ़वा सकता था ना, कि भाई 1 वीक पढ़ ले फिर यहां पर आए, लेकिन मैंने फिर भी बोला जब तक एक हफ्ता आप धीरे धीरे वहां पर पढ़ोगे तब तक यहाँ तो कोर्स और खिंच जाएगा ना, तो और गैप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सवेरे बात करके तब हमने यहां पर भेजा है। तो थोड़ा सा इस बात को अब ध्यान रखो, अब आपका लड़कपन वाला जमाना खत्म हुआ। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो शनिवार से आपका कोर्स अब स्टार्ट हुआ है, ये शनिवार से, उसी दिन से तो 3 क्लास किया है ना हमने, एक दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है। तो थोड़ा सा अब जो है अपनी गलतियों को ना करें। यहां से अब आपका प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपको पूरी ताकत अब लगानी पड़ेगी। अभी तक कुछ भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो ना, उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। अभी सुबह से मैं बैठा हुआ हूं और सुबह से कंटिन्यूसली मैं क्वेश्चन ही बना आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके अलावा और कितने हो सकते हैं। चैप्टर 1 में 176 क्वेश्चन हमने अभी बनाया है, चैप्टर 2 में 296 क्वेश्चन बनाया है, चैप्टर 3 में अभी 269 क्वेश्चन हो चुका है। अब सोच के देखो, आपको इससे पहले भी दे चुका हूं मैं प्रैक्टिस करने के लिए,
पूरी की पूरी 2 मॉड्यूल हमारी बुक की हो चुकी है ना, वो दे दिया है कि ये तो बनाना ही बनाना है, उसके अलावा और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जबकि अगर मैं चाहता अपने काम से बचने के लिए तो वही सफिशियंट होता ना कि भाई घर पे बनाता रहा, लेकिन मैं और कर रहा हूं, तो इसलिए अब आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। अभी तक अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, इग्नोर करो। कुछ अगर पढ़ा भी है तो अपने आप को होशियार नहीं समझना, उसको वहीं छोड़ दो। लेकिन अब जो आज शुरू करेंगे टॉपिक, वहां से अब आप थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। अब अगर लापरवाही बरतोगे, इसका इंपैक्ट सीधा आपके रिजल्ट पर होगा, सीधा आपके रिजल्ट पर होगा, यह बात ध्यान रखना। अब अगले 3 महीने तक पूरी दुनियादारी को भूल जाओ। 3 महीने का मतलब 90 क्लासेज होती हैं ऑन एन एवरेज, 2 4 5 छुट्टी, 10 छुट्टी अगर लगा लो तो 80 क्लासेज तो होती है 3 महीने में। ये 80 क्लासेज ना अब 100% आप अपने आप को कोर्स को के लिए झोंक दो, नहीं तो पता है क्या होगा, अभी से लेकर के अप्रैल तक तो मस्त पढ़ोगे, फिर अप्रैल में बोलोगे सर सितंबर का अटेम्प्ट दे दें। ये होता है, हमने देखा है बच्चों को भाई करते हुए। जो सबसे ज्यादा इरेगुलर बच्चे होते हैं ना, वो लास्ट में यही ऑप्ट आउट करते हैं, इसी को करते हैं, हमने देखा है ना। अब इतने वर्षों तक पढ़ा लिया तो इतना तो कम से कम अब समझदार हो ही चुके हैं। माना कि बेवकूफ हैं, पर कुछ तो समझदार है ना, कुछ तो समझदार होंगे। बच्चों के लिए तो टीचर बेवकूफ ही होता है कि फालतू में बैठ के बकैती कर रहा है। अरे सबसे पहले तू ही बोल रहा होगा। वो तो बोल भी नहीं पाएगा, शरीर भी तो देख के बात करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अब जो है कोई लापरवाही मत बरतना। हाँ, जो 11th में है वो तो आराम से एंजॉय करें, लाइफ के मजे ले रहे हैं और आगे भी लेते रहे अभी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जिनका जून में अब पेपर है, अब मई है ये जून है, वो आईसीआई जो है 2-4 दिन में क्लियर कर देगा जब शेड्यूल देगा। इसलिए क्योंकि आईसीआई ने इस बार बोला था कि 1 जनवरी ही रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। अगर जून पेपर होता तो 1 फरवरी लास्ट डेट होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर 1 जनवरी ही लास्ट डेट बोला है तो इसका मतलब मई में वो पेपर लेगा, और अगर मई में लिया तो सीधी सा बात समझ लो कि 1 महीना आपके लिए कम हो गया, समझ गया ना। तो 1 महीना बहुत होता है, तो ताकत अब बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसलिए नया साल आ चुका है, अब दुनियादारी भूल जाओ, एक बस होली की छुट्टी रहेगी आपकी। हाँ, 1 दिन तो नहीं तो क्या 10 दिन दे दे होली की छुट्टी, मार्च पूरा छुट्टी ले लो होली का, रंग छुड़ाने में भी तो टाइम लगेगा 10 दिन। 1 दिन बस होली की आपकी छुट्टी होगी, इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई छुट्टी नहीं है। 26 जनवरी भी संडे के ही दिन आ रहा है, ठीक है ना। मैं नहीं जाता, मैं होली में यहीं रहता हूँ। 1 दिन छुट्टी मिल रहा है, उसमें आदमी घर कैसे जाएगा, 24 घंटा तो जाने में ही लग जाते हैं, और वो भी कुहासा रहेगा तो 30-40 घंटा हो जाएगा। वो कोई भी ट्रेन 7-8 घंटा से कम लेट ना है। चल, तो अब क्या हुआ हमने कि 2 अलग अलग कंट्री है, दोनों का अलग अलग। भाई यहां पर अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो रुपीज चल रहा है, बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे टका चल रहा है। तो दोनों अब क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो कर रहा है वो किस में, डॉलर के रूप में कर रहा है। तो ना हमारा करेंसी है ना तुम्हारा करेंसी है, एक नया ही करेंसी आ गया ही नहीं आ गया। तो जो मोस्ट कॉमनली हम सभी यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैकल करेंसी। एक साधन, वैकल का मतलब क्या होता है, साधन ही तो होता है कि एक साधन है जो आपकी काम को क्या कर रहा है, पूरा करवा रहा है। तो इसलिए जो यूएस डॉलर है उसको हम लोग क्या करते बेटा, वैकल करेंसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सभी जो है नॉर्मली इसी के रूप में यूज करते हैं। आप लिखते हैं ना कि भाई फॉरेन रिजर्व रखते हैं तो डॉलर के रूप में रखते हैं कि इतना मिलियन डॉलर, इतना ट्रिलियन डॉलर, जो भी रखा जाता है तो हमेशा किसके रूप में, डॉलर के बेसिस पर। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, वैकल करेंसी के बीच में करेंगे। जबकि वो दोनों ही कंट्री का जरूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री का वो हमारा क्या हो, करेंसी हो, एक तीसरा ही करेंसी है। ओके, चलिए जी। अब सबसे लास्ट बात है इसमें, हमने बोला था कि भाई जब भी हम लोग एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे, जब भी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे तो हमने बोला था कि डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो भाई आप लोगों ने डिमांड सप्लाई तो पढ़ा ही होगा, डिमांड के बारे में तो पढ़ा ही होगा।
वहां पर एक टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम वाला, पढ़े हो ना 11th में? वहां पर एक कौन सा कंसेप्ट आता है? इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या देखते थे कि जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर हो जाए, वो किस नाम से जाना जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम के नाम से। तो यहां पर भी उसी पॉइंट से क्या होगा? एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा, और उसी के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब मैं मार्केट चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी आपको, इस टॉपिक के बाद मैं मार्केट जब स्टार्ट करूंगा, जब मैं मार्केट पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये मैं 16 ग्राफ अलग से बना के दिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है? लेकिन वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बस उसी में बोल देंगे देखो बेटा अगर करेंसी रहता तो क्या चेंज होता, उसी के माध्यम से। तो उसी के बेसिस पर एक्सचेंज रेट में क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे अभी ऑन एन एवरेज $1 जो है अप्रोक्स 85-86 रुपीज के बराबर है। कभी ये जो है 70 के आसपास भी था, हो सकता है कभी अब की बार 100 पार, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक्सचेंज रेट बढ़ और घट रहा है, तो इसके माध्यम से ये तो हमें पता चलेगा ना कि हमारे रुपए की औकात बढ़ रही है या कम हो रही है। भाई जो हमारी मनी की वैल्यू है, वो मनी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, मतलब कि रुपीज में एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है। हो सकता है नहीं हो सकता? भाई अगर मान लीजिए आपके जेब में 100 रुपए है, ठीक है, और कोई सामान 90 रुपए का मिल रहा था, तो आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उस सामान का दाम बढ़ के 110 रुपए हो जाए, लेकिन जेब में आपके कितने हैं? 100 ही है, तो अब औकात से बाहर हो गए या नहीं हो गए? तो आप क्या बोलेंगे? ये 100 रुपए हमारे किसी काम का नहीं है। तो वैल्यू में बढ़ोतरी और कमी भी नहीं, जबकि है तो 100, पहले भी था 100, अभी भी है, लेकिन वैल्यू में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? एप्रिसिएशन भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन। तो वो भी इसी के माध्यम से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर एक्सचेंज रेट में बदलाव होता है तो उसके माध्यम से। ओके, अगर एक्सचेंज रेट कम से कम हो जाए, भाई अभी 85 रुपए का है, 80 रुपए से हो जाए, तो देखते हैं ना न्यूज में क्या देता है कि रुपए थोड़ा सा मजबूत हो गया। 75 हो जाए, रुपये और मजबूत हो गया, कहते हैं नहीं कहते? तो अगर बढ़ रहा है मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये तो हमारे रुपए को मजबूती दिखा रहे ना। तो जहां पे रुपए में मजबूती होगा उसको एप्रिसिएशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? लेकिन अगर वहीं पर 85 से 90 हो गया, 90 से 95 हो गया, तो क्या कहलाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन। और बाकी जब मनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो प्रॉपर ग्राफ बना के देखना ही है। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। चलिए, तो देखे कैसे करते बेटा डिटर्मिनेशन। क्या बोला था हमने, किसके माध्यम से करेंगे बेटा? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड। तो चलिए सारे बच्चे इस तरीके से ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेटा? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या हो गया? प्राइस। अब यहां पर देखो, स्लोपिंग अपवर्ड कौन सा कर्व होता है बेटा? सप्लाई कर्व। और स्लोपिंग डाउनवर्ड कौन सा कर्व होगा बेटा? तो लिख दे बेटा एस एस डी डी, एस एस और डी डी। तो एस वाला हो गया हमारा सप्लाई कर्व, और डी वाला हमारा क्या हो गया बेटा? दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करा बेटा? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, ये नहीं करा? तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं क्या? इसको क्या कह देंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम पॉइंट।
अब जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहां से y एक्सिस को मिला दो। क्या करो बेटा, y एक्सिस को वहां से मिला दो। जिस जगह पर मिलेगा वही हमारा कहलाएगा बेटा एक्सचेंज रेट। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये इंटर टच करेगा वही हमारा क्या करेगा बेटा, एक्सचेंज है। तो मान लेते हैं यहां पर हो गया $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज ना, हम 85 मान के चल रहे हैं ना बेटा। तो 85 रुपीज, अरे पॉइंट में ना ले, इतना भी ईमानदार मत बन, ठीक है। ईमानदार बनता तो मैंने बोला था पढ़ने के लिए, काहे नहीं पढ़ा बेटा। कलयुग है ना, तो उतर भी सकता हूं मैं, फिर द्वापर युग में ले जाऊंगा तुझे, ठीक है बेटा। तो देख लिया ना कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हमारा क्या होगा बेटा, एक्सचेंज रेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कितना आसान है, लेकिन मजा आएगा नहीं बेटा। एक वो बताओ, हम यहां पर जो डॉलर की बात कर रहे हैं, आखिर इसका जरूरत काहे है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है हमें, वाई डॉलर नीडेड। कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो हमें डॉलर की जरूरत होगी। तो कोई अपने मन से समझा सकते हो, ओम को छोड़ के, क्योंकि वो पढ़ के आया हुआ है ना, तो जरूर आगे भी पढ़ लिया होगा। पढ़ा था आगे रे? हाँ तो मत बोलना। किसके कारण, कौन सा वेरिएशन? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। क्योंकि डॉलर गोल्ड के प्राइस से इंटरलिंक्ड है, हम मारेंगे अभी कंटा। मैंने कभी गोल्ड का एक शब्द भी जिक्र करा है पूरे यूनिट में? तो गोल्ड से क्या लेना देना हमें, वो तो रिजर्व से के लिए ना देखा जाएगा भाई, हम रिजर्व की बात थोड़ी ना कर रहे, वो तो जब मनी मार्केट को देखेंगे तब ना बात करेंगे, मनी सप्लाई की जब बात करेंगे तब ना देखेंगे, वो तो चैप्टर ही अलग है पूरा का पूरा। यहां पर मैंने कौन सा गोल्ड का, अभी तो यहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, क्यों करेंगे बेटा। तुम अगर विदेश घूमने के लिए जाओ तो रुपया लेके जाओगे नहीं ना भाई। अमेरिका घूमने के लिए जाओ, बोलो ये लो 100 रुपए एंजॉय करो, होगा या नहीं होगा? क्या चाहिए उसके लिए, डॉलर। तो अपना सपना मनी मनी नहीं, अपना सपना डॉलर डॉलर होगा भाई। अगर आप कहीं पर टूर के लिए गए हैं, फॉरेन टूर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डॉलर की आवश्यकता होगी, है ना। विदेश में कुछ खरीद रहे हैं, डॉलर चाहिए। विदेश में बैंक अकाउंट अपना खुलवाओ, कि सर अब इंडिया में बहुत हो गया, थोड़ा सा इंटरनेशनल होना चाहिए, तो क्या चाहिए बेटा, डॉलर वगैरह की जरूरत होगी। इसी तरीके से डॉलर हमारे पास भी तो आता होगा, मतलब डॉलर का सप्लाई भी तो होता होगा, तो किसी न किसी कारण से हमारे पास भी डॉलर आता होगा। अब जैसे ये जो एफडीआई की बात करते हैं हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई की बात करते हैं या एफपीआई की बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की जो बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि बाहरी लोग यहां पर पैसा लगाता है ना, तो वो तो डॉलर में ना लगाएगा। वो जैसे हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमारे जेब में डॉलर चाहिए, तो वो भी तो डॉलर लेके आएगा ना, यहां ना एक्सचेंज करवाएगा, तो फर्क पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा। तो चलिए जरा इसी के बेसिस पर हम एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं, व्हाई डॉलर इज नीडेड। क्या लिख रहे हैं बेटा हम लोग, व्हाई डॉलर इज नीडेड। भाई क्यों डॉलर की आवश्यकता है, इसकी बात करें तो सबसे पहले कहता है टू परचेज goods and services
फ्रॉम फॉरेन कंट्री, कि भाई विदेश से हमको सामान खरीदना पड़ेगा, तो उस सामान को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? डॉलर का होना जरूरी है। विदेश से हम अगर सामान उमान खरीदेंगे तो उसके लिए क्या होगा? डॉलर का होना जरूरी है। फिर कहता है विदेश भ्रमण की अगर बात हो जाए तब भी डॉलर की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो फॉरेन टूर की बात करेंगे। टू सेंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, टू सेंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? याद है ना, एग्जांपल लिया था, एक तरफा प्यार, है कि नहीं? तो एक तरफ से अगर कोई भी गुड्स भेजा जा रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा? डॉलर चाहिए। फिर उसके बाद बेटा टू ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट, अगर हम लोग विदेशी बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कहां कैसे ट्रांजेक्शन होगा बेटा? डॉलर के रूप में। अच्छा, विदेशी हमारे यहां इन्वेस्ट कर सकता है, तो क्या हम वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? तो हमें भी इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? तो लिख लेंगे बेटा टू मेक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, कि अगर विदेशी कंट्री में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की बात आ रही है तो क्या होगा बेटा? विदेशी मार्केट में सट्टा खेला जाए तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। तो फिर अगर मान लीजिए विदेशों में सट्टा का व्यापार किया जाए, मतलब सट्टा वगैरह खेला जाए, सट्टा समझते हो ना, स्पेकुलेशन, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? तो लिखिएगा लास्ट फॉर स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी वगैरह के लिए भी क्या चाहिए बेटा? डॉलर चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें तो ऐसी है जिसमें डॉलर का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। इसमें डॉलर का क्या होगा? तो हमें कहीं ना कहीं डॉलर का इनफ्लो भी तो देखना होगा ना, क्योंकि भाई ताली एक हाथ से बजता है या दोनों हाथ से? दोनों हाथ से ना। एक हाथ से बजा पाओगे ताली? बजाना जरा हवा में, वो उसको ताली कहते हैं रे। नहीं ना, तो बेटा उसके लिए भी अपोजिट रिएक्शन होना जरूरी है, उसको चाटा कहते हैं, ताली नहीं। तो देखो ना, तो एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती, तो सिर्फ हम ट्रांसफर करेंगे तो काम चल जाएगा। हम क्या कहते हैं कि भाई पहले हमारे पास आए तो सही। भाई खर्चा तो तब होगा ना जब घर वाले पैसा भेजें। घर वाले बोल दे कि नहीं इस महीने पैसा नहीं भेज रहे हैं, और मकान मालिक बोले रे रेंट दे पाओगे? तो भाई आउटफ्लो होने के लिए तैयार है, इनफ्लो का साधन भी तो देखना पड़ेगा। तो फिर क्या बोलोगे? अंकल जी इस बार तो घर से रेंट आएगा नहीं, आज से शाम में रिक्शा चलाता हूं, कुछ दिनों में देता हूं। तू तो रिक्शा भी नहीं चला पाएगा, हो पाएगा क्या? तो मतलब हमें इनफ्लोज को भी देखना पड़ेगा ना कि कहां कहां से आएगा। तो जरा देखो बेटा, जो जो चीजें हमने यहां पर लिखा है इसका जस्ट वाइस एंड वर्सा अगर कर दें तो इनफ्लो नहीं हो जाएगा। विदेशी अगर हमारे यहां से सर्विसेज या गुड्स खरीदे तो पैसा देके जाएगा।
है कि नहीं? तो हमने लिखा था टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अब क्या हो जाएगा? टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री। हमसे अगर खरीदेगा तो पैसा देके जाएगा, है कि नहीं? चलिए, फिर उसके बाद है फॉरेन टूर। अब वो भी आ सकता है ना हमारे होम टूर, हो सकता है नहीं हो सकता? तो हम घूमने गए थे तो माल दे के आए थे, अब वो घूमने आएगा तो माल दे के जाएगा। फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने लिखा टू सेंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, टू रिसीव यूनिलेटरल ट्रांसफर, भाई हमने मदद के बहाने तुम्हें कुछ भेजा था, ऐसा भी तो हो सकता है तुम मदद के बहाने हमें कुछ भेजो, हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो टू रिसीव यूनिलेटरल ट्रांसफर तब भी हो सकता है हमारा। टू ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट, अब फॉरेनर क्या करेगा बेटा? लोकल अकाउंट अगर ओपन करवा ले, समझने की बात है, देखो अपने आप जस्ट अपोजिट करोगे ना, पैसा जा रहा है तो उल्टा सोचेंगे तो क्या मतलब पैसा आ रहा है। फिर हमने बोला था कि मेक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, अब क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंट्री, इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री या आवर कंट्री। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, इसी चीज को दिखाता है। फिर हमने लिखा था बेटा, अच्छा बैंक अकाउंट खोल दिया, अगर हमने खुलवाया था उन्होंने खुलवाया, हमारे यहां पर सट्टेबाजी जो है लीगल नहीं है, तो इस वर्ड को यहां पर नहीं लिखे। हम विदेश में सट्टा खेल सकते हैं लेकिन वो यहां पर सट्टेबाजी में पैसा, वैसे आजकल सट्टेबाजी चलता है ड्रीम 11, सट्टा ही तो है एक तरीके का। कल रात में ऐसे ही, कल तो छुट्टी ही थी तो सुबह आया, यूट्यूब पे क्लास व्लास चली, फिर घर गया भोजन वोजन करके, अब घर में अकेले हैं मन भी नहीं लगता, उधेर बुन में पड़ा रहा, टीवी देखूं मोबाइल देखूं सो जाऊं, मैच भी तो जल्दी ही खत्म हो गया था, निपट गई इंडिया, उठते ही निपट गई थी तो फिर सोचा कि पहले तो भोजन कर लिया जाए फिर रेस्ट लिया जाए। अब उस चक्कर में पता चला 5 बजे के आसपास आंख लग गई, आंख खुली हमारी 7:30 बजे, मैंने बोला रात साफ। अब उसके बाद रात में नींद हो नहीं सकती क्योंकि कोटा पूरा हो चुका है आज का। फिर 11 बजे के आसपास ऐसे ही फेसबुक चला रहा था तो वहां पे एक आया, हाँ जूडो लूडो, जुपी लूडो ना, हाँ जुपी वाला, उसका आया कि इंस्टॉल करें लूडो खेलें। हम लोग यार देखते हैं बच्चे खेलते हैं तो क्या होता है इसमें, खेला तो उसमें लिखा 10 रुपए बोनस, मतलब पैसा लगा के खेलो, चलो अब फ्री में 10 रुपए दिया है तो खेलने में कौन सा हर्ज है। तो 5 रुपए वाला एगो लगाया, 8.5 रुपए जीत गया, चलो टाइम पास हुआ था 8 मिनट में। फिर 5 रुपए का लगाया, फिर 8.5 रुपए जीता। फिर 3 रुपए का लगाया, 5 रुपए 10 पैसे जीता। तो रात भर में 32-33 रुपए के आसपास जीता। इसी में खेलते खेलते बज गया था 11, 11:30। बोले चलो ठीक है अब थोड़ा सा सोया भी जाए, पर नींद हुआ नहीं। अब देख रहे हो बेटा पैसवा मिला, अब पता है क्या होगा, जब भावनाओं में बह के 1000 रुपए लगा देंगे तब हार जाएंगे, होगा ना, यही होता है, इसलिए ये सब आदत कभी लगाना भी मत। तो मैंने रात खेला, सुबह अनइंस्टॉल कर दिया, जो पैसा जीता था ना उसको ट्रांसफर कर लिया बैंक अकाउंट में, 7 रुपए बचे हुए थे मेरे अकाउंट में तो वो भी मैंने सुबह में ट्रांसफर कर लिया। क्यों छोड़ू फ्री में, है कि नहीं, क्यों छोड़े भाई, इंडियन है, फ्री में जहर भी मिले तो लेके रख लेना चाहिए, दूसरे के काम तो आएगा, है कि नहीं। तो स्पेकुलेशन हमारे यहां पर चूंकि लीगल नहीं है तो इसकी बात यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। तो लिख लोगे जरा, तो लिखो, जैसे यहां पर हमने लिखा था क्या, वाई डॉलर इज, तो अब लिखो इनफ्लोज ऑफ डॉलर,
देख रहे ना, गौरव स्विस बैंक में ले रहा है। क्लास तो पहले आ जा, बाद में स्विस बैंक में ले लेना। क्या लिखा बेटा हमने? इनफ्लोज ऑफ, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वाई सप्लाई। भाई जैसे डिमांड था तो सप्लाई भी तो बोल सकते हैं ना इसको। तो बेटवा एक बताओ, हमने लिखा था यहां पर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो इसका मतलब हमने आसान शब्दों में इंपोर्ट की बात करी थी ना। हाँ, तो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, टू गुड्स एंड सर्विसेज सेंट टू फॉरेन कंट्री, आए ना। या इसी को आसान शब्दों में समझने के लिए क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्सपोर्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो सामान न जाएगा, पैसा आएगा हमारे पास। फिर उसी तरीके से हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात करी थी, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? तो टू रिसीव्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर, टू रिसीव्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट, हमने इन्वेस्ट किया था, वहां से भी आ सकता है ना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री, है ना। ब्रैकेट में लिख सकते हो एफडीआई वगैरह। ओके, अगले यूनिट जो पढ़ेंगे ना, आज जो नया टॉपिक शुरू करूंगा उसमें एफडीआई के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या होता है, कैसे आता है, किस तरीके से ओनरशिप की बात करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। एफडीआई की भी बात करेंगे, एफपीआई की भी बात करेंगे। नेक्स्ट, फॉरेनर्स विजिटिंग आवर कंट्री, हमने शुरू में लिखा था फॉरेन टूर, ठीक है। स्पेकुलेशन हो सकता है पर हम लोग लिखेंगे नहीं। ओके, तो ये सब ऐसे माध्यम से जिसमें क्या होगा। हाँ बेटा, अभी व्हीकल करेंसी के रूप में उसी को देखा था ना हमने, डॉलर को, इसलिए उसी के मैटर में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिसमें पैसा कहां आएगा, हमारे पास आएगा। तो हमें पहले देखा क्या क्या क्यों जरूरत है, तो वो सारी चीजों के कारण हमको जरूरत है कि भाई ये करना है, तो इसलिए हमको तो चाहिए डॉलर। और बाद में देखा कि डॉलर आ कैसे सकता है, तो इन सब माध्यम से हमारे पास डॉलर अब जब हम बोलते हैं हमारे पास, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ओके ना, चलिए। पर मजा यहां पर आएगा ही नहीं। भाई हमने ऊपर में एक ग्राफ तो बना दिया, लेकिन अभी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की तो बात करें ही नहीं हमने, करें क्या? तो अब लास्ट टॉपिक हम लोग उसी के बारे में यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं बेटा, होम करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन।
तो जल्दी से 4 ग्राफ इसके लिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इस एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को लिख के असंपन्न भवतु करे। कितना परेशान होंगे इस टॉपिक में, छोटू सा तो टॉपिक है। हो गया? चलिए, नॉर्मल वाला जो ग्राफ बनाते थे ना, डिमांड और सप्लाई और इंटरसेक्ट, पहले वो ग्राफ तो एज इट इज आपको बनाना ही है। तो अगल बगल में करके ना 2 बना लो, एक बनाओ फिर राइट साइड में एक और बना लो। हम भी बनाते हैं, आप भी बना लो। हमारा फोन बज रहा है, उस पर लिखा हुआ है RBI। बताओ, उसको भी पता चल गया कि हम मॉनेटरी टर्म्स पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर बोले बहुत डॉलर डॉलर कर रहे हैं, आओ तो इधर जरा कितना डॉलर है। फिर मैं बोलूंगा एक बैंक अकाउंट है वो भी कल से बंद है, परसों से। पता नहीं मतलब कितनी बार भी KYC करवा लो, कुछ ना कुछ पंगा परवा ही देता है। बिना किसी नोटिस वोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के परसों बंद कर दिया अकाउंट। अब तब से कंगाली हालत पे जी रहा हूँ, क्योंकि ना UPI ट्रांसफर हो रहा है, ना विड्रॉल हो रहा है, ना कुछ। बहुत दुखी जिंदगी जी रहा हूँ, और ऊपर से गरीबी में आटा गीला। आज मैंने कुछ कैश दिया कि जा अकाउंट में जमा करके मुझे UPI ट्रांसफर कर दो, एक लड़के स्टाफ को बोला, उसने भेजा, वो भी उसी अकाउंट में चला गया। इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं। नहीं, अब देखता हूँ, अभी होगा तो बैंक जाऊंगा। बहुत दिक्कत करता है। नहीं, ये होता ना, इसलिए कभी भी एक अकाउंट में पैसे नहीं रखने चाहिए, 2-4 अकाउंट में पैसे रखने चाहिए। बहुत दिक्कत है। चल, अब हम लोग गरीब आदमी 5,000 रुपये महीना कमाने वाले, ज्यादा अकाउंट भी तो नहीं रख सकते। चलो, X चलो क्वांटिटी, प्राइस। ये लाइन खींचने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? चलो, अगर ये लाइन खींचने में नहीं है दिक्कत, तो डिमांड एंड सप्लाई का लाइन भी खींचने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर सकते हैं यहां तक? ओके, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से हमें क्या पता चल गया था बेटा? मैं ER लिख देता हूं ताकि एक्सचेंज रेट समझ जाना। क्या पूरा लिखने से अच्छा ER लिख देता हूं। ER का मतलब क्या हो गया बेटा हमारा? एक्सचेंज रेट, बदलाव दर। इसी तरीके से ये हमारा इक्विलिब्रियम, यहां से हमने क्या ले लिया बेटा? एक्सचेंज रेट। मैं अभी नहीं जानता हूं कि मैं एप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं या डेप्रिसिएशन का, आपको भी ऐसे ही समझना है। मैंने ऊपर में दोनों नाम एक साथ लिखा है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, और अभी तो मैंने कुछ ऐसी जिक्र ही नहीं करा है ना? तो हम क्या करते हैं कि देखो, अगर डिमांड बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई को कम करना पड़ेगा। दो नजरिए से अगर देखें तो, कि अगर किसी कंसेप्ट में, अगर मान लो यहां पर मैं डिमांड को बढ़ाऊं, तो दूसरे वाले ग्राफ में क्या करना पड़ेगा? सप्लाई को कम करना पड़ेगा। या दो और जो बनाएंगे उसमें अगर डिमांड को कम करेंगे तो सप्लाई को क्या करेंगे? यही लागू होगा ना? तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर डिमांड हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिमांड हमारा क्या हो रहा है बेटा? तो हमने डिमांड को बढ़ा के कर दिया ये, क्योंकि डिमांड जब बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या नहीं होगा? जब भी इंक्रीज होगा तो
राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज होगा तो अगर डिमांड बढ़ा है, सप्लाई को कम करेंगे, तो सप्लाई कम करेंगे तो सप्लाई ये पीछे चला जाएगा, ये नहीं चला जाएगा बेटा? गौर से देखो। तो अगर कम हो रहा है तो हमने लिख दिया S0 S0। अभी पहले गौर से देख लो, फिर लिखना। ये डिमांड को बढ़ाया है, ये ब्लू वाली लाइन को देखना। तो डिमांड बढ़ा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो D1 से लिख दिया। और सप्लाई कम हुआ तो S0 से कर दिया, क्योंकि लेफ्टवर्ड हुआ है। अब डिमांड और सप्लाई कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा एक दूसरे को? इस वाले पॉइंट पे, सामने देखो, इस वाले पॉइंट पे। और यहां पर डिमांड एंड सप्लाई कहां पर है? अब यहां से अगर मिला दो तो क्या ये ऊपर है पहले की अपेक्षा? इसको अगर देखो तो क्या ये भी ऊपर है क्या अभी भी? तो इसको मैं लिख सकता हूं ER1, इसको भी लिख सकता हूं ER1। अब देखो कि पहले $1 हमारा है 85 रुपए का, अब नया क्या हो गया? $1 हमारा 95 रुपए का। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब यही हुआ ना कि पहले अगर $1 था 85 रुपीज का, तो अब $1 कितने का हो गया? इंक्रीज होने का मतलब तो यही है ना। यहां पर भी सेम कि पहले 85 था, अब कितना हो गया? 85 से ज्यादा कुछ भी होगा, इंक्रीज होगा ना। तो बेटा बताओ, क्या 95 रुपए बराबर $1 हो जाने से हम खुश हो जाएंगे? बताओ, हम क्या हो जाएंगे? दुखी। हम क्या हो जाएंगे बेटा? दुखी हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, हमारी औकात तो और कम हो गई। इसका मतलब डेप्रिसिएशन की बात हुई या नहीं हुई? किसकी बात हुई? तो जल्दी से ये नया ग्राफ बनाओ, फिर लिखते हैं हम लोग। अभी वो भी ग्राफ बनाएंगे बेटा, रुक जाना। हमने 4 ग्राफ बोला है ना, तो ये तो मैंने एक साथ समझाने के लिए बोल दिया ना कि अब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन एक साथ आ गया और एप्रिसिएशन। अब चारों ग्राफ अगर एक साथ में कर देता, डिमांड बढ़ा के कम कर देते तो कंफ्यूजन हो जाती तुम्हें, इसलिए। तो डिमांड का बढ़ना, तुम अपने बोल रहे हो डिमांड एंड सप्लाई में, तो पूरा का पूरा टॉपिक का ही नाम है, 1 महीना पढ़ाएंगे, टेंशन का ही ले रहा है? टेंशन ना लो, वरना पेंशन लेना पड़ेगा फिर। कोई नहीं, हम अपनी बढ़ा लेंगे। हो गया? ग्राफ बनाया सबने? तो चलिए जरा अब लिख ले इसमें बेटा। पहला जो केस है ये किन चीजों को डिनोट कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड। और दूसरा वाला केस डिक्रीज इन सप्लाई। पहला वाला केस किसको दिखा रहा है बेटा? इंक्रीज इन, और दूसरा क्या दिखा रहा है? डिक्रीज इन। तो इन दोनों ही केस में हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ये नहीं बढ़ गया? तो इसको हम लोग कहेंगे होम करेंसी डेप्रिसिएशन। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे रुपए की औकात अब क्या हो गई है? कम हो गई है ना। हमारे रुपए की औकात क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? होम करेंसी। तो लिख लेना यहां पर ब्रैकेट में बेटा, होम करेंसी डेप्रिसिएशन। और हिंदी में अगर समझने के लिए लिखना हो तो लिखिएगा, जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा मतलब रुपया कमजोर होगा। है ना कि जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा
तो रुपया क्या होगा बेटा? तो अब समझ में आ जाएगा ना कि ये जो बार बार न्यूज पे देता है कि $1 के मुकाबले इतना रुपया हो गया, तो रुपया, तो अब आप चिल्ला सकते हैं या डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, कर सकते हैं ना, है कि नहीं? हो सकता है अभी तक ये कंफ्यूजन रहा हो कि ये क्यों बोलता है कि $1 का इतना, ये $1 का इतना है, और बार बार न्यूज वाला चिल्लाता रहता है हमारा रुपया कमजोर हो गया है, हमारा रुपया कमजोर, या कहता है ना कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना पैसा मजबूत हुआ या इतना पैसा कमजोर हुआ, बोलता ही नहीं बोलता? तो वो ये है, ठीक है। किसके कारण? क्या ये दोनों ग्राफ समझ में आया? देख लो, तो दो ग्राफ बना के दिखा तो जरा एप्रिसिएशन का। अब यहां पे इंक्रीज इन डिमांड लिखा था ना, तो अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। यहां लिखा था डिक्रीज इन सप्लाई, तो अब क्या हो जाएगा? बना के दिखाओ, सबका चेक करूंगा अभी, और गलत हुआ तो गुर्दे लाल करूंगा। बहुत बदमाश हो गए हो तुम लोग। सभी बच्चे बनाएंगे? सबने बना लिया? पक्की वाली बात, बना लिया? मिला लेना जरा।
हिंदी में लिखना भी पड़ेगा क्या? क्योंकि ऊपर लिख दिए थे तो यहां पर वही उसी का वाइस एंड वर्सा। ओके, अब तनिक इसके इम्पैक्ट की भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए जरा लिख लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ करेंसी depreciation and currency appreciation। तो लिखिएगा यहां पर बेटा, एक्सचेंज रेट depreciation lowers the relative price of countries exports। इसको कहते बेटा एक्सपोर्ट rises the relative price of its imports, that means import falls। भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा ज़्यादा करना चाहेंगे ही नहीं करना चाहेंगे, और प्राइस बढ़ेगा तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे क्या? तो इंपोर्ट क्या होगा? कम होगा, जबकि एक्सपोर्ट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। लीड टू आउटपुट expansion, encourages economic activity, increases international competitiveness and improves balance of trade। कि अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हुआ तो ज्यादा ज्यादा किस पे बढ़ावा मिलेगा बेटा? और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, बेसिकली यही ध्यान में रखना है। एंड वाइस एंड वर्सा किस में हो जाएगा बेटा? एप्रिसिएशन के अंतर्गत। तो लिखिएगा करेंसी एप्रिसिएशन या एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन रेजेज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, decreases export, comma, increases imports, adverse effect on competitiveness, causes larger deficit
and worsens, WORSENS, worsens the ट्रेड बैलेंस। वर्सेंस का मतलब होता है बेटा रोस्ट, बेकार, खराब, कि पहले में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, खराब होगा। ओके, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें थी, मैंने पहले ही बताया था, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, किससे रिलेटेड, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बातें होंगी बेटा, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। तो इसमें कुछ ऐसी है नहीं बातें। तो ये थी बेटा यूनिट नंबर 4 की कहानी। सबने कर लिया यहां तक। अब जरा कुछ यूनिट 5 की भी बातें हो जाए, इसको घर पे एक बार जरूर रीड कर लेना, ठीक बा। हटा दो ये, ऊपर में तो हो गया ना, बस उसी का नाम है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए बेटा, अब जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5, ये लास्ट यूनिट है आज की क्लास, और अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से आराम से नया चैप्टर शुरू करेंगे। और अब तो इसमें नए बच्चे आने भी नहीं है, तो अब आराम से जब पिकअप को पकड़ लेना है, ठीक है। क्या वो सब, जो दिल करेगा, जो तुम बोलोगे वही पढ़ा देंगे। हमें तो सारे ही चैप्टर पढ़ाने हैं, आप लोग जो बोलो वही पढ़ा देंगे। चल, टॉपिक का नाम है बेटा इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, इस पर भी हेडिंग दे दीजिएगा। ये पूरा चैप्टर जो है ना, देखो 5 यूनिट है इसमें, 10 ही नंबर का चैप्टर है, लेकिन हकीकत में जितने कंटेंट्स इसके अंतर्गत है ज्यादा नंबर का होना चाहिए, लेकिन आईसीआई कहता है ना, पढ़ो इतना, मार्क्स दूंगा इतना, तब ना काम चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई, अगर अल्टरनेट क्लास होता है ना, तो 13 से 14 क्लासेज मिनिमम लगते हैं डिमांड एंड सप्लाई में। अगर पौने 2 घंटे की क्लास ले तो 14 क्लासें लगती हैं, 28 घंटा के आसपास लगता है उसमें, नंबर आता है 10। और पहले यही डिमांड एंड सप्लाई था 20 नंबर का, तो कंटेंट्स उतने ही रहने दिए, नंबर आधा कर दिया, इसलिए तो इकोनॉमिक्स टफ हो गया। अब पहले इकोनॉमिक्स मजाक था और लोग मजे मजे में पढ़ते थे, अब सीरियसली मजाक है, इसलिए ये सजा है, सजा है। और खास करके जो नेपाल वाले बच्चों हैं, जो भी नेपाल वाले बच्चे हैं, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए नई है। वहां पर ये सब चीजें नहीं पढ़नी, आपको नेशनल इनकम वगैरह नहीं पढ़े होंगे, आप इंटो पढ़ के आए होंगे, डिमांड सप्लाई पढ़ के आए होंगे, प्रोडक्शन पढ़ के आए होंगे, मार्केट पढ़ के आए होंगे, ये तो पढ़ के जरूर आए होंगे, लेकिन ये जो सिलेबस में है 55 नंबर का, ये कतई नहीं पढ़ के आए होंगे, क्योंकि यह इंडियन इकोनॉमी,
कौन कौन है नेपाल से? इसमें हाथ उठाइए जरा। 4 2 6 2 8, तब कम थोड़ी ना। 2 एब्सेंट। कौन कौन? कैश अंसारी। चलो, अरमान आया है कि नहीं रे? नहीं, एक अरमान है ना पतला सा जो, उसका भी गुर्दा लाल। अच्छा देखो, बोलता है मैं यहां हूं। मत कर बेटा, एब्सेंट मत क्या कर। मैं आधे घंटे का इसलिए प्रॉपर ब्रेक देता हूं ताकि कुछ खा पी लो आराम से, ठीक है। और ये 1 हफ्ता एक्सटेंड इसलिए किया गया है ताकि पहले आपको आदत लगाऊं बैठने का, क्योंकि अभी तक था 9 बजे आते थे, 1:45 छूट जाते थे। तो उसको आदत बढ़ा के 3 बजे तक करूंगा, तब ना 15 तारीख के बाद 5 बजे तक होगा। नहीं तो एक ही बार बोल देते 5 है। चलो बेटा देखो, नाम ही क्या लिखा बेटा? इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। जरा अब हमारी बात को सुनो और समझो जरा। कैपिटल का मतलब पूंजी, माल पानी। मूवमेंट का मतलब कूद फांद, एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो। और इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में। तो यहां पर ना एक छोटा सा नाम आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का मतलब होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। किसकी बात करते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि भाई बहुत सारे यहां पर बायर और सेलर को मिलाने का काम होता है, तभी तो काम चल पाता होगा। भाई मैं आराम से घर में सोया हुआ हूं और सपने में देखा कि मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है, ले 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, सपने में ना चलेगा भाई। उसके लिए क्या होगा? मार्केट में उतरना पड़ेगा, तभी तो जाके काम करना पड़ेगा ना। तो इसमें यही देखना है कि ये कैपिटल का मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है। मदद भाव से कोई हमें भेज दे, ये ले बेटा पैसा, उसमें भी हो सकता है। या किसी से लोन वगैरह ले ले, बोरोइंग्स वगैरह कर ले, तब भी आ सकता है मूवमेंट। एफडीआई वगैरह के रूप में ये भी आ सकता है, एफपीआई के रूप में ये भी आ सकता है। इस तरीके की बातें हो सकती है, नहीं हो सकती? तो इन्हीं चीजों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है एडिशनली, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने एफडीआई वहां लिखा था तो बोला था ना कि आगे मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, तो उसी की बात करेंगे हम लोग। तो लिखिएगा बेटा जरा, फॉरेन कैपिटल। क्या आ गया हमारा? फॉरेन कैपिटल। तो लिखिएगा, फॉरेन कैपिटल includes any inflow of capital into the home country from abroad। कि भाई विदेशों से किसी भी तरीके का कोई भी अगर कैपिटल आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा? फॉरेन कैपिटल। अब देखो, इंडिया में ऐसा हो सकता है कि एक्स ने वाई कंपनी में लगा दिया, जेड ने वाई कंपनी में लगा दिया, वो नहीं होगा। वो तो विद इन कंट्री हो गया ना भाई। कहां से आना चाहिए? बाहर से। तो इसलिए क्या लिखा गया कि फॉरेन कैपिटल इंक्लूड्स एनी इनफ्लो ऑफ कैपिटल इनटू होम कंट्री फ्रॉम एब्रॉड। कि बाहर से अगर किसी भी तरीके का कोई भी पैसा, किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर यहां पर आ रहा है तो वो किस नाम से आ जाएगा बेटा? फॉरेन कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। ओके। लेकिन ये जो पैसा आएगा,
किस रूप में आएगा वो तो देखना पड़ेगा ना। तो आज बेसिकली हम लोग उसी रूप की बात कर लेते हैं, बाकी हम लोग आगे की कहानी अगली क्लास में करेंगे। तो लिखिएगा बेटा, सबसे पहला फॉरेन एड और असिस्टेंस, फॉरेन एड और असिस्टेंस। फॉरेन एड और असिस्टेंस का मतलब होता है बेटा किसी भी मदद के रूप में अगर आ जाए, हेल्प के पर्पज से। मान लीजिए हमारे यहां किसी भी तरीके का कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो अब अमेरिका को दया आ गया, ओहो हो बेचारा बहुत परेशान है, चलो इतने भेज दिया जाए। किस रूप में भेजा था बेटा? मदद के रूप में। कर्ज नहीं दिया है, क्या किया है उसने? मदद। लेकिन हमारे लिए आया क्या है? मान लें कैपिटल ना। तो इस रूप में भी पैसा आ सकता है या नहीं आ सकता? तो लिख लीजिएगा जरा ब्रैकेट में, समझने के लिए अगर लिखना चाहो तो लिख लो हेल्प के पर्पस से, ठीक है ना, ताकि समझ में एक वर्ड कीवर्ड में ही पता चल गया कि इसके अंतर्गत क्या बातें करेंगे हम लोग। मदद भाव से, सेवा भाव से। जैसे लंगर वगैरह लगाते हो, ये भी तो मदद ही है ना। तो उसी तरीके से वहां से क्या भेजा? कैपिटल भेजा। कहता है बायलेटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स, multilateral aid from many government, अलग अलग जगह से आ सकता है या नहीं आ सकता बेटा? टाइड आउट या टाइड एड लिख लो, टाइड एड विथ स्टिपुलेशन कि भाई कंडीशन के साथ, किसी भी तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, तो यहां पर हो गया टर्म्स के साथ। अब जैसे अगर मान लो पाकिस्तान बोलेगा बहुत गरीबी स्थिति है, मदद करो मदद करो, अब पैसा दे दिया, बोला है अब 47 बनाओ, तो पहले ही क्या बोलता है, देख मदद करेंगे लेकिन किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटीज में ये पैसे नहीं लगने चाहिए। तो कंडीशन लगा दिया, ये नहीं लगा दिया है कि नहीं? और खास करके पाकिस्तान के साथ तो बिना कंडीशन के तो काम चलता ही नहीं है कि नहीं? तो वो चीजें भी आ गई हमारे। तो सशर्त, जिसको कहते हैं ना हिंदी में समझने के लिए, सशर्तें, कि बिना शर्त के नहीं चलेगा, वहां पर आपको कंडीशन दिया गया होगा तभी जाकर के। लेकिन है क्या? मदद, कर्ज नहीं है, क्या है ये? मदद है। शर्त लगाया गया पर है क्या हमारा? मदद। फिर कहते हैं बेटा यूनाइटेड एड विथ नो स्टिपुलेशन, मैंने तुझे पैसा दे दिया है, तुझे जो करना है कर, हमारा काम था सिर्फ और सिर्फ क्या करना? मदद करना। तो बिना शर्त के। देखते हो ना कि कभी कभी आप लोग न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि कोर्ट जमानत देती है सशर्त, कि टर्म्स एंड कंडीशन लगाता था, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। और एक क्या होता है कि अनकंडीशनली क्या कर दिया गया? बेल दे दिया गया। तो वही होता है स्टिपुलेशन और नो स्टिपुलेशन। ओके, कि जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा देगा कि ये पैसे इन्हीं चीजों में खर्च करेंगे या इसके अलावा तुम किस में खर्च करना चाहते हो। और एक में हो गया ना भाई, हमने, हमारा काम था तुम्हारा मदद करना, अब तुम अपने पैसे में आग लगा दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर कहता है बेटा फॉरेन ग्रांट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ग्रांट पे अब डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं, जब मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ग्रांट्स के बारे में बताऊंगा, पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है?
ओके, तो यहां पर क्या, किस माध्यम से ये पैसा आया है? मदद के पर्पज से, हेल्प के पर्पज से आया है। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरीके का कर्ज नहीं दिया गया, इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं हुई है। किस पर्पज से दिया गया ये? मदद। तुम्हारे यहां किसी तरीके का गवर्नमेंट एक्टिविटीज में पैसा लगा देना, गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह में पैसा लगा देना, तुम्हें ऐसे ही पैसा दे देना, शर्त के साथ भी या बिना शर्त के साथ भी, ये सब भी हो सकता है नहीं। तो ये किस पर्पज से है? हेल्प के पर्पज से। ओके, हाँ, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन, कहां कि पैसा आया मदद के रूप में, पैसा आया मदद के रूप में। दूसरा लिख लीजिए बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, भैया बहुत जरूरत है, मदद नहीं करोगे तो मत करो, उधार ही दे दो, कर्ज ही दे दो, अर्थात बोरोइंग्स। तो सेकंड आ जाएगा बोरोइंग्स। आप लोग जानते होंगे, आगे जब पढ़ाऊंगा मैं भी, कि फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसको दूर करने के लिए बोरोइंग्स की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? भाई गवर्नमेंट अपना एस्टिमेट कर लेता है कितना खर्चा होगा, और रेवेन्यू देखा तो इतना ही है, तो कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता ही नहीं, कर्ज लेना पड़ता ही नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? बोरोइंग्स। तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लेना बेटा, लोन्स एंड एडवांसेज। बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया? लोन्स एंड एडवांस। तो लिख लीजिएगा इसमें, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स। एक देश दूसरे देश से लोन लेता रहता है या नहीं लेता रहता है? जैसे चाइना को देखते हो ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, इन सबको हरकता रहता है, इतना ज्यादा लोन दे दिया कि पता है कि अगर कुछ भी करेगा एक बार में बोल देंगे चुका, तो चुका ही नहीं पाएगा, तो अपना मनमाना रुख अपनाता या नहीं अपनाता है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक दूसरे को लोन देकर के भी काम चलाती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भी। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कैपिटल मूवमेंट हो गया। बेटा किसी भी फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से लोन के रूप में लेना। फिर उसके बाद हमारा आगे बेटा, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखते हो ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या करती है? लोन देती रहती है, नहीं देते? IMF वगैरह क्या है? लोन देती है नहीं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वहां से भी लोन के रूप में आ सकता है पैसा। नेक्स्ट, सॉफ्ट लोन, मतलब इसमें होता है थोड़ा बहुत कंडीशन लगा करके। ठीक है, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है हल्का टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ज्यादा टाइट नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, सॉफ्ट कंडीशन के साथ। फिर आता है बेटा इसमें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, बाहर से व्यापार के पर्पज से क्या लेना बेटा? कर्ज लेना। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, व्यापार करने के लिए क्या होता है? क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, तो है तो वो लोन ही ना। ओके, थर्ड वाला लिखिएगा बेटा, इसमें सिर्फ नाम लिख लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। डिपॉजिट फ्रॉम NRI। भाई ऐसे लोग जो हैं इंडियन, बाहर में बस गए हैं, वो भी पैसा वगैरह दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? ठीक है, तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? बाहर से ना पैसा आ रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा? इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट के अंतर्गत। और चौथा जो इसमें आने का तरीका होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट। और इसमें अभी ज्यादा हम कुछ नहीं लिखवाएंगे, आप सिर्फ 2 हेडिंग लिख देना, और इसी 2 हेडिंग पे पूरा का पूरा टॉपिक है।
ऊपर का जो 3 लिखे ना इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब जो ये 2 लिख रहे हैं ना इसी के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक है। एक का नाम है एफडीआई और एक का नाम है बेटा एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक है और खास करके एफडीआई के ऊपर। एफपीआई में तो 5-7 लाइन लिखेंगे काम खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको समझा दूंगा बस, लेकिन एफडीआई में क्या होता है, क्या इफेक्ट है, क्या कारण है, कैसे होगा, वो सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। ओके, तो इसको डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अगली क्लास में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगता है ना बेटा, वो एफपीआई के द्वारा लगाया जाता है। वो पैसा लगाता है मार्केट में, जैसे देखता है मार्केट बढ़ना शुरू हुआ तो पैसा लगा देगा, और जब देखेगा कि मार्केट गिरने वाला है तो पैसा लेके क्या होगा, तुरंत निकाल दे। देखते हो ना कभी कभी क्या होता है, बोलता है ना शेयर मार्केट क्रैश कर गया, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है वो पैसा निकाल लिया। वो यही तो है एफपीआई, है कि नहीं? आपको पैसा देता रहा, ये लोग खुश रहो खुश रहो, मार्केट बढ़ता गया, बोला अच्छा बेटा ये ले, एक ही बार में निकाल लिया। इसलिए इसके द्वारा जो पैसा लगाया जाता है ना उसको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना कि जिस तरीके से गर्म तवा पे हाथ रख देते तो जल जाते हैं ना, उसी तरीके से ये पैसा है। जितना ज्यादा ये इन्वेस्ट है उतना ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो कब भाग जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है ना? तो ये करेंगे हम लोग अगली क्लास में डिटेल्स में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लास है 1:30 बजे से। जिन भी बच्चों का बेसिक कमजोर है या नहीं आता है, दिक्कत है, वो छोड़ना मत, लेना अब क्लास। ओके? यो नहीं, और सुनो, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हो